राजनीतिक दलों के इतिहास में ऐसा कम ही होता है कि महज कुछ पखवाड़े के भीतर कोई एक ऐसी पार्टी जन्म ले लेती है और फिर एक बड़े गठबंधन का हिस्सा बन जाए, उसे पार्टी का दर्जा मिल जाए, उसे सिंबल मिल जाए और वो बड़े गठबंधन के साथ चुनाव में आ जाए। ऐसा बिरले ही आपने सुना होगा, लेकिन बिहार में ये हुआ है। बिहार में आईआईपी, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, जिसके नेता हैं आईपी गुप्ता, इंजीनियर आईपी गुप्ता, उन्होंने ऐसा कर दिखाया। बिहार में अचानक ही इस पार्टी का उदय होता है। शायद अभी भी मेजॉरिटी, ज्यादातर लोग इस न तो पार्टी के बारे में सुने होंगे, ना ही इसके नेता का नाम सुना होगा, लेकिन आज जब महागठबंधन का ऐलान हुआ तो उस मंच पर इंजीनियर आईपी गुप्ता भी मौजूद थे। हालांकि जो लोग बिहार में सियासत को देख रहे हैं, बिहार की राजनीति को नजदीक से देख रहे हैं, उन्हें इनके नाम का एहसास पिछले कुछ वक्त से है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आईपी गुप्ता एक पॉलिटिकल प्लेयर बनकर उभरे हैं? इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत है आईपी गुप्ता जी। थैंक यू वेरी मच। ये बताइए कि आपकी पार्टी का बड़ा ही मेटेरिक राइज है ये, मतलब मैं देख रहा हूं कि नाम सुना नहीं, मैं तो खैर मिला पहले भी, लेकिन आपकी पार्टी अचानक कहां से आ गई जो इस महागठबंधन का हिस्सा बन गई? ऐसा क्या हो गया कि आपको सीटें भी मिली और वो भी अब आज आप मंच पे भी दिखे? और ऐसा क्या हुआ कि इतनी जल्दी, कैसे आप इतनी जल्दी आपने अपनी जगह बनाई? देखिए, इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हुई थी। पार्टी की घोषणा मैंने 13 अप्रैल को ही किया था। लेकिन आपको याद होगा कि 13 अप्रैल को मैंने जब गांधी मैदान में हाको रथ हम पान है एक आंदोलन की रैली की घोषणा की थी, तो उसके बाद, मेरे रैली की घोषणा के बाद एक और घोषणा होती है कि 11 अप्रैल को 10 लाख लोगों का जमावड़ा होगा। जबरदस्त मीडिया बैकिंग, हाई मनी पावर, यूट्यूब, सोशल, सब कुछ था। और उसी में गुमनाम रैली का डेट था 13 अप्रैल। आई वॉज द ओनली पर्सन नोइंग कि जो 11 अप्रैल को रैली होने में, दैट इज गोइंग टू बी द सुपर फ्लॉप। कि जब 11 और 13 में एक दिन का गैप होता है और तैयारियां समानांतरण होती है, मुझे पता था। नहीं, आप जो इस समानांतर रैली की बात कर रहे हैं, 11 और 13 की किसकी रैली है? प्रशांत किशोर की रैली? हाँ, बिल्कुल, प्रशांत किशोर की रैली 11 तारीख को। 11 तारीख और 13 को आपकी। हाँ, एक तरफ मीडिया हाइप है, मसल पावर है, मनी पावर है, सोशल मीडिया है, पीके की हाँ, तरफ। पीके की दुनिया भर की 10 लाख लोग। और 13 अप्रैल को एक आदमी आता है और शाम को 7 बजे से रात के 2 बजे तक आंधी तूफान के बीच में 80% गांधी मैदान भरता है और 9:35 में पूरी गांधी मैदान भर जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से मैं आया अचानक और भर दिया, ये कहानी सिमिलर है कि मैं अचानक वहां दिखाई पड़ने लग गया मंच पे। मैं काम करता हूँ, मेरी जो धमक है ना, टीवी के एंकरों के बोल से तक नहीं पहुंच रही है। यू कैन नॉट मेक ए इम्पैक्ट, सोशल मीडिया फलना नहीं होता। हमारी जो उपज हुई है वो ग्राउंड के धमक से हुई है। मैं वहां था, अपना काम कर रहा था, और राजनीतिक पार्टियां भी वहां के एमएलए होते हैं ना, मुखिया होते हैं, उनको पता था कि क्या हो रहा है। और जब आप नीचे इसकी लपटें ऊपर तक जाती है ना, तो दिखाई पड़ता है। तो ऐसा क्या था कि आपने ग्राउंड पर इतना हलचल मचाया, और क्यों मचाया? देखिए, हमने एक मुद्दा के साथ आ गया है कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो। कौन सा आरक्षण? हाँ, मैंने जब अपनी नारा शुरू की तो मैंने कहा कि नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस। जो तांती तत्वा का, जो 75 बरस से 1952 से हम शेड्यूल कास्ट में हैं, जो तुमने एक साजिश के तहत हमारे आरक्षण को छीना और हमारे घरों से नौकरियों के अवसर, हमारे सोशल सिक्योरिटीज, हमारे मुखिया एमपी एमएलए बनने का जो सर्टेन कोटा था रिजर्व का, वो आपने छीना। और उसी की जब 15 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को
जब सेट डिसाइड कर दिया और नीतीश जी ने आनंद फानन में हमें उस दर्जे को, पान को हटाते फिर तांती ततवा बना दिया, तो एक सीधा तमाचा था हमारे समाज में। लेकिन नीतीश जी ने ही तो आपको दर्जा दिलाया था बेसिकली ये शेड्यूल कास्ट का। बेसिकली ये पॉलिटिकल गिमिक थी जो उन्होंने 2015 में हमारे वोट को लेने के लिए किया था। क्या उनको पता नहीं था इसमें क्या कमी आया? अगर मैं कहता हूं मैं कुर्मी और कोयरी होता, यानी उनके जात का होता, तो जो भी कमियां थी क्या पूरा नहीं हो सकता था? उधर एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, क्या नीतीश जी अगर चाहते तो क्या हमारे बिल पास नहीं हो सकता था? या यहाँ से जो इन्होंने कहा कि हमने डिलीट कर दिया है तांती तत्वा को बिहार में, आप भी डिलीट करो क्रमांक 48 में जहां तांती जुटा हुआ है। अगर वो भाजपा सरकार चाहती तो डिलीट हो जाती, भाजपा चाहती डिलीट होती, और वो डिलीट हो जाता वो तांती तत्व, सुप्रीम कोर्ट में हम जीत जाते हैं और आज आप एक शेड्यूल कास्ट का इंटरव्यू ले रहे होते, या हो सकता है ये आंदोलन ही नहीं होता। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा था जिसने ये आग पैदा की। जी बिल्कुल, आज भी मैं कह रहा हूं हमारी 3 मांगे हैं। हमारे एक, हमें आरक्षण वापस दो शेड्यूल कास्ट का। शेड्यूल कास्ट का। दूसरा ये कि इस आरक्षण के जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मिस इंटरप्रेट करके आपने जो प्रशासनिक ऑर्डर निकाल के हमारे बच्चों की जो नौकरियां छीनी है, हमारे बच्चों की मेडिकल कॉलेज से आपने निकाला है गर्दन पकड़ के, हमारे बच्चे जो 9 साल में शेड्यूल कास्ट पैदा हुआ उसके नैसर्गिक अधिकार को, जिनसे अधिकार को अपने पैरों तले रौंदा है। और चौथा, तीसरा कि हमारे वोट से आप ताकतवर होते रहे, एमपी एमएलए मुखिया पता नहीं क्या क्या चुनते रहे, हमें आलिंगन किया, हमारा वोट लिया और आलिंगनबद्ध किया, हमारी रीढ़ की हड्डियां तोड़ी है आपने। ये तीनों चीजों हमें दो। आपने 1968 में एक कमेटी बनाते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें अन्य जातियों को, जिसमें डोम जाति को, धोबी जाति को और हमारे जाति को जोड़ते हैं, सारे लोगों को कलांतर में कर देते हैं, हमें छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन न संसद में था, न विधान परिषद में था, न विधायक थे हमारे। Nobody was there to raise our voices. इवन आपने मेरा वोट ले रिकॉग्नाइज नहीं किया। तत्वा कहाँ है? क्या 5,000 वोट नहीं होगा तो गांधी मैदान कैसे भरा? 12 रैलियां आपने सर्वे कराया, हमको 22 लाख में सीमित कर दिया। आप जरा समझिए कि गांधी मैदान में खचाखच पूरा गांधी मैदान कैसे भर गया? नहीं। तो ये मेरा सवाल ये है कि ये आपके मुद्दे हैं, ये मुद्दे थे, लेकिन आपका जो ये राइज हुआ ये अचानक कैसे हो गया? ये मैं और क्या हुआ इस दौरान? देखिए हुआ क्या, देखिए ये जो रिजर्वेशन है ना, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, राजनीतिक विषय है, और मुझे ये समझ में आ गया कि ये कोर्ट और प्रशासनिक ऑर्डर से पीएमओ सीएमओ से नहीं मिल सकता है, ये वोट के चोट से मिलेगा। और वोट है तत्वा का और अधिकार है भाजपा, जदयू, कांग्रेस, राजद का। वोट हमारा, अधिकार तुम्हारा। तो हमने सिर्फ ये कह दिया कि भैया वहां तुम्हें अधिकार, गुलामों को और भिखारियों को मुट्ठी भर अनाज नहीं दिए जाते, अधिकार मिलेंगे, लड़ना पड़ेगा। और लड़ाई का तरीका क्या है? आंदोलन करना पड़ेगा। जब आंदोलन करोगे तब हमारे लोगों को जो गुलामी है ना, हमने कहा कि इसे मैंने नारे गढ़े, नीतीश मोदी होश में आओ। एक देश का प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री 2 सबसे बड़े लोगों से लड़ रहा है। कौन? जिसकी कोई पहचान नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। मैंने अपने लोगों से कहा तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है, जिसका इतिहास नहीं होता उसका भविष्य नहीं होता। तुम्हारे यहां कोई लालू यादव जी नहीं, महाराणा प्रताप नहीं, बाला साहब ठाकरे नहीं, कांसीराम नहीं, मुलायम सिंह यादव नहीं, नीतीश कुमार नहीं, रामविलास, चेहरा नहीं, पहचान नहीं। और ये 2 चीज आंदोलन से होते हैं, लड़ने से होते हैं। लड़ना पड़ेगा, लड़ाई का माध्यम था आंदोलन। तो यहां तक पहुंचने में
आज जब आप मंच पर थे महागठबंधन के, कितना वक्त आपको लगा पहुंचने में? लंबी लड़ाई तो आप 2016 से लड़ रहे हैं। 6 अक्टूबर को मैंने आंदोलन चालू किया। इस 6 अक्टूबर को, हाँ, 6 अक्टूबर 2025। 25। हम्म। और फिर मैं गांधी मैदान पहुंचा 2024। 6 अक्टूबर 2024 और 6 अक्टूबर आचार संहिता लगने तक हम लोग सड़क पे थे। कभी हाको रथ हम पान है, कभी हेलीकॉप्टर लेके उड़ रहे थे, हेलीकॉप्टर आंदोलन किया। हमने त्याग पत्र दिलवाया पार्टी बनाने से पहले कि जो जिस पार्टी में है रिकॉर्ड, मैंने कहा पान त्याग पत्र आंदोलन, 80,000 से ज्यादा त्याग पत्र पड़े सभी पार्टियों के। हाँ, पंचायत लेवल पे, गांव लेवल पे। हमारी औकात क्या थी? पंचायत अध्यक्ष बना दिया, एकदम खुश ना चल रहे हैं पंचायत अध्यक्ष। कौन चीज बना दिया? अरे तत्वाक तो बना दिया, हम अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का महासचिव बनाया। जेकर वोट ओकरा अति पिछड़ा महासचिव, जेकर वोट ने जिला अध्यक्ष। इसी में खुश थे हमारे जाति लोग। आज मुख्यमंत्री जी से मिले, एकदम ताबड़तोड़ खुश है। सेल्फी खिंचाए, फलना बाबू से खुश है। अब समझिए, सेल्फी में भी हमारे लोग खुश होते थे। कितनी बड़ी त्रासदी थी। हमने कहा लड़ो, यू नीड टू ब्रेक द मेंटल ब्लॉकेज। ये कौन कौन से मेंटल ब्लॉकेज है जो मैंने 2 नारा दिए थे आंदोलन में। आज के डेट में पैसे से, गाड़ी से, रेल से, हवाई जहाज से खासे भीड़ नहीं जुटाए जा सकते। व्हेन यू हैव मोबाइल, वर्ल्ड इज ऑन फिंगर टिप्स। नहीं जुट सकता। मैंने कहा सोच डेवलप करना होगा। मैंने नारा दिया, भरी मंच पे कहा, बाबा साहब आपका जो नारा था ना, पढ़ो, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, 78 बरस में नहीं काम किया। हम आपसे माफी मांगते हैं और आप ही से प्रेरणा लेके मैं अपना नारा देना चाहता हूं। सोचो, करो, कर सकते हो। आपका नारा? मेरा नारा, पहला नारा था, सोचो। ये मत सोचो कि तुम आजाद कैसे होगा, ये सोचो कि तुम गुलाम कैसे बने। ये मत सोचो तुम्हारा आरक्षण कैसे आएगा, ये सोचो कि तुम्हारा आरक्षण कैसे छिना। तो फिर मैंने क्या क्या सोचना है ये बताया। फिर मैंने कहा सुभाष चंद्र बोस से कि आपने कभी कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन मैं अपने लोगों से कहता हूं आपसे प्रेरणा लेके कि तुम मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हारा आरक्षण वापस ला के दूंगा। और वही 2 दिन का असर है कि आप आज मुझे देखें महागठबंधन के मंच पे। 2 दिन का क्या मतलब था कि मैं जो गांव गांव रथ लेके घुमा रहा हूं, हाको रथ हम पान है, मेंटल ब्लॉक है, ये कैसे पता चलेगा कि तुमने सीख लिया है, लड़ना सीख लिया? तो मैं जिला में रैली करता हूं, तुम सीख लिए और तुम मैदान में आ गए तो मैं समझ लूंगा कि लड़ाई तुमने लड़ना सीखा। क्या लड़ाई? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुमको वहां मैदान आना है और 40 किलोमीटर दूर है तो पैदल आओ, यही तुम्हारी लड़ाई है। लोग आए। भूखल है, खाना नहीं है तो भूखे आओ, यही तुम्हारी लड़ाई है। और 12 घंटे के बाद जब तुम लौटोगे तो तुम्हारे पेट में जब दर्द होगा भूख से, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुमने लड़ा है, अपने बेटे को, बेटियों को आजाद करने के लिए लड़ा है। और जब तुम गांधी मैदान आओगे, पहला दिन तुम दे दिया, लोग आए 70,000, 20,000, 50,000, 60,000, 12 बड़ी बड़ी रैलियां। गांधी मैदान आओगे और तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम पैदल आ रही हो और तुम रास्ते में मर गया, मैं देख लिया तुम मर गए, मैं तुमको पूछने वाला भी नहीं हूं। लड़ाई तुम्हारी है आईपी गुप्ता, तुम्हारा ठेका नहीं लिया है लड़ने का, तुम्हें लड़ना होगा। ईच एंड एवरी वन ऑफ द फैमिली हैज टू फाइट। तुम आईएएस बनते हो, तुम्हारा बाप पढ़ता है नहीं, तुम्हें लड़ना होगा। मैंने अपने बेटे को कहा कि मैं निकल गया हूं कफन बांध के, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा बाप जिंदा है
तो तुम भी तलवार निकालो और चलो, और अपने माँ बहन को भी कहो मेरा बाप निकला है लड़ने, मुझे भी लड़ना होगा। क्या इम्पैक्ट हुआ इसका? इम्पैक्ट ये हुआ, उसके बाद मैंने कहा जब तुम मर गया ना तो जमराज पूछेगा तुमसे कैसे मर गया। गांधी मैदान जा रही मर गई। जमराज बोलेगा कि तुम्हारे सारे पाप माफ किए जाते हैं। तुम एक आदमी मरा है लेकिन अपने परिवार के 5 आदमी जिंदा करके मरे हो। तो ये था। गांधी मैदान भी आए। अब ये गांधी मैदान में क्वेश्चन था कि मैंने कहा था, नारा दिया था 13 अप्रैल 13 लाख 5 जुटान और एक पार्टी का निर्माण, अपनी पार्टी का निर्माण। 13 अप्रैल 2025। 25 अब है कि 13 लाख लोग का है, 13 लाख लोग आएगा, 13,000 आ जाएगा। तो मैंने कहा कि आईपी गुप्ता के पास पैसा है, तुम्हें 13 लाख लोगों को भी खाना खिला सकता हूं। एक मैनेजमेंट स्किल है, मैं कर सकता हूं। किसी भी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पहला शर्त है स्पेस, नहीं, दूसरा शर्त है स्किल्ड मैनेजर्स जो भीड़ को काबू कर सकता है, तीसरा है रिसोर्स। ये सारी चीजें तो मैं कर सकता हूं, स्किल मैनेजमेंट, रिसोर्स दे सकता हूं, किसी से कहवा सकता हूं, लेकिन स्पेस कहां से लाऊंगा। तो ये मैंने कहा था कि तुम अगर कुंभ जाता है तो कैसे जाता है, कैसे आता है, क्या खाता है, कहां खोता है तुम्हारा मोबाइल, पर फिर घर वापस आते हो, इसका मतलब है तुम सेल्फ मैनेजर है। 13 लाख लोग, 13 लाख मैनेजर बन के आओ, आईपी गुप्ता तुमको खाने पीने का कुछ नहीं देगा। रेस्ट इज हिस्ट्री। ये हो गया। लेकिन 13 अप्रैल और आज है 25। हाँ, आप लोग बड़ी मास्टर लोग हैं ना नैरेटिव सेट करने में। 13 अप्रैल हुआ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, भीड़ आ गई 13 लाख। हाँ, सुबह से क्या हो गया, कैसे हो सकता है, ये बिलीव नहीं कोई कर पा रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। जिधर देखो हाँ को रथम पान का गांधी मैदान में, यहां वहां पूरा पैदल आ रहा है लोग। एक तरफ प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारी गाड़ियां रोकी गई। हमने कहा प्रशासन को थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मदद किया। नहीं हो गया। अब मैं थोड़ा आराम के मूड में यहां वहां जा रहा हूं। अब नैरेटिव सेटर गांधी मैदान फ्लूकता है, हो गया। अब तो ततवा कहां, आप आईपी गुप्ता कहां, नैरेटिव कौन, मीडिया वाला कौन, जिसको पेट में दर्द हो रहा था वीडियो देख के। तो मैंने कहा चलो मेरे लिए भी एक चैलेंज है कि हमारे लोग, वो जुनून बाकी है या खत्म हो गया, लेटेस्ट ट्राई। मैंने 7 जून को निकाला इनकलाब यात्रा। मैं टाइम कितना देता, 2 दिन पहले आ रहा हूं मैं, और वही भीड़, वही जुनून और बढ़ गया था। और मेरा कारवां किसी से कोई मतलब, इधर गठबंधन करने के लिए सब ताबड़तोड़ है। हमरा गठबंधन में ला दो, हमरा, और हम कहते थे भैया तुम्हें सीएम बनना है, इधर या इधर, मेरे बिना सीएम नहीं बनोगे, उसका एक लॉजिक है मेरे पास। नहीं, अब वो लॉजिक में समझाता था, दोनों तरफ समझाते थे कि सिर्फ किसी तो नहीं समय मीडिया में बोलता था। मीडिया भी कहां कोई हमको कवर करने के लिए तैयार था, अपना सोशल मीडिया था। आज मैं ट्वीट करता हूं, हमारे लोगों को धका-धक, अब तो हट गया। मेरे पास पेड वाला नहीं है कि तुम्हारा रिचार्ज कर दे रहा हूं, मेरा शेयर करना। 10 लाख फॉल्स आईडी तो नहीं बना हुआ है, बिना मतलब का लिख रहा है। अरे भैया कहां हो। तो ये बताइए कि आपने 6 अक्टूबर से लेकर के 13 अप्रैल तक आपने रैली कर दी, लेकिन ये इस अक्टूबर में आपके पास तो ना पार्टी थी, ना आपके पास झंडा था, ना निशान था, ये क्या हुआ है? मेरे कॉन्फिडेंस को और मेरी दूरदृष्टि को देखिए। जब मैं चालू किया तो किसी को भरोसा नहीं था कि आंदोलन हो सकता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया हुआ है, विदाउट सिंबल, एक कमजोर पिच पे
मैं पैर टिकाए हुए था, बैटिंग कर रहा था कि नए गठबंधन में जाऊंगा। 5 अक्टूबर को मेरी पार्टी रजिस्टर्ड होती है। इस 5 अक्टूबर 2025 को 20 दिन पहले, और 10 तारीख को मेरा सिंबल आता है। 15 दिन पहले। और जब सिंबल आता है तब मेरे पास बैटिंग से पिच मजबूत हो गया था। हाँ। अब मैं नेगोशिएशन करता भी तो क्या करता, पटिए नहीं है, पार्टी रजिस्टर्ड हुआ तो बोला सिंबल भी नहीं है। सिंबल हुआ तो नया सिंबल है, नहीं हर जगह। नो, दिस इज ए टेंडेंसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज who used to negate the new entry. It's a politics. इसलिए भैया आपको भी रोकने की पूरी कोशिश। क्यों नहीं, स्वाभाविक हम भी रहते तो हम भी करते, ये नया क्या है। लेकिन मैं कहता हूं कि आईपी गुप्ता नाम है मेरा, पहुंच गया मैं यहां तक। लेकिन एट द एंड ऑफ द नोट डे मैं आदरणीय राहुल गांधी जी को, जो उन्होंने मुझे बुलाया गांधी मैदान से पहले, नोइंग कि मैं रिजाइन करने जा रहा हूं, 45 मिनट की मीटिंग होती है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिकॉग्नाइज माई स्ट्रगल। उसके बाद उन्होंने पहले से कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। कांग्रेस वॉज देयर, इवन तो वो तो रेडी थे कि अपने कोटे से भी हमें सीट, उनको जो भी कोटा मिलेगा उनसे हमको देंगे। लेकिन मैं कोटा में सब कोटा नहीं बनना चाहता था। आई वॉन्टेड टू बिकम ए प्रॉपर अलायंस पार्टनर। और फिर तेजस्वी यादव जी की कॉल आता है, हम लोग मिलते हैं, और तेजस्वी यादव जी ने हमें सम्मान दिया। और पीछे जिस पार्टी का एनडीए का हम लोग झोला ढो रहे थे, एक भी पार्टी, एक भी टिकट हमारे लोगों को, जो भाजपा जदयू में, उसको नहीं दिया। इस बार एक भी एनडीए ने तत्वा ताती पान को नहीं दिया। नहीं दिया। और इधर 3 सीट हमें अलायंस में, मतलब गोतिया बनाया, अलायंस का पार्टनर बनाया। ऑफर थे कि आप मेरे सिंबल से लड़ जाइए, या आपका सिंबल पुराना है, आप नहीं जीत पाएंगे। तो मैंने कहा कि जीत और हार परिणाम होते हैं, कि लड़ाई शर्त होता है, और मैं लड़ने आया हूं बॉस। ये आपकी सीट की संख्या से, तेजस्वी जी ने कहा कि कितना सीट चाहिए, क्या प्रस्ताव है। मैंने कहा जब प्रस्ताव पे आ गया, सीट पे आ गया, तो मेरे मन में रहेगा कि 10 सीट मांगा, 3 सीट दिया। लड़ाई में हमारी जो जज्बा है कम पड़ जाएगी। मैं लड़ने आया हूं बॉस, सीट तो एक माध्यम होगा। That's why I'm there. तो आपको राहुल गांधी ने आपके लड़ाई को रिकॉग्नाइज किया। बिल्कुल। क्या बीजेपी और नीतीश कुमार को नहीं दिखा आपका स्ट्रगल? देखिए, ये लोग स्ट्रगल दिखा उन्हें। भाजपा तो उन पार्टियों में है ना, जो आपके काउज को अपनाती है, उस काउज को उठाने वाले लोग को अपनाती है, और समय के साथ दोनों को समाप्त कर देती है, नंबर 1। लेकिन नीयत खराब निकली भाजपा से ज्यादा जदयू वाले। ये लगातार हमसे मिलते रहे। आपकी भी इच्छा थी साथ आ जाने की? मेरा इच्छा ये था कि ये सत्ता में है, हमारे लिए दरवाजे बंद किया है, आंदोलन के बाद दरवाजा खोला है, तो हमारा ड्यूटी है ना कि बात करना। हमारी ये आंदोलन क्या, ये मांग है, ये पूरा करो। हम तुम्हारे बिना बेमोल बिक जाने के लिए तैयार। आरक्षण दो मुझे, कुछ मत दो, सीट भी मत दो। उधर आरक्षण नहीं देंगे, सीट भी नहीं देंगे, और हमें कमजोर करने के लिए सारी साजिशें करेंगे। इधर एक राहुल गांधी है, बॉस आई एम देयर, यू लीव कांग्रेस, रिमेन इन कांग्रेस, डोंट वरी। वो आप कांग्रेस पार्टी में थे? जी, मैं कांग्रेस में था। और कांग्रेस छोड़ करके आपने ये किया? हाँ, जिसके बाद भी राहुल गांधी आपके साथ खड़े रहे? बिल्कुल, आज भी खड़ा है वो बंदा। उनके जो इंचार्ज है अल्लाह बरू साहब, वो लगातार हमारे टच में थे, और वो कहते रहे कांग्रेस इज विथ यू। और जब ग्राउंड से रिपोर्ट जाने लगे, हर पार्टी का एमएलए तत्वा हरा देगा, तत्वा हरा देगा, तत्वा हरा देगा। भैया किसी तरह से लो। जदयू के बड़के नेता मिले, इवन 16 तारीख को भी भाजपा के एक बड़ा नेता हमसे मिला। अच्छा।
मैं स्वामी से मैं कह रहा हूँ भाई कौन हमें मिला? हमारा आरक्षण चाहिए। कौन मिला? अच्छा समय आने दीजिए, वो भी चीजें होगी, लेकिन हम उन्हें सम्मान करते हैं जो भी हमें बुलाया मिलने के लिए। ऐसा नहीं कर रहा है, मैं सबका सम्मान करता हूँ कि आपने मिलाया, हमारी शर्तों का माने नहीं माने, मैं कंप्रोमाइज करने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे एमपी एमएलए बनूंगा, मेरे मन में लालच होगा तभी न कंप्रोमाइज करेंगे। जो 80 लाख 1 करोड़ ततबा की जो राखियां बांधी है, जो गले लगाया है, महिलाओं ने कह रहे बेटा तुम मेरा बेटा है, मेरा आंसू तुम ही पोंछ सकते हो। गद्दार कैसे हो सकता था? मैं अपने लिए कैसे जी सकता हूँ? आज मैं तो तेजस्वी जी को कहा कि मैं नहीं लड़ना चाहता चुनाव, मैं लड़ना चाहता हूँ आपके लिए, लोगों को लड़ाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आपको लड़ना चाहिए, आप नहीं लड़ेंगे तो आवाज कौन उठाएगा? तो आपकी जो लड़ाई है अब चुनावी लड़ाई भी बन गई। जी आप लड़ रहे हैं चुनाव जी सहरसा। जी। ये बताइए कि अब ये लड़ाई आपको कैसी दिखाई दे रही है? अभी तक तो नैरेटिव बनाने वाले नैरेटिव सेट करते हैं कि भाई एनडीए प्लस में है, कोई माइनस में है। आपको कैसी लड़ाई दिख रही है? मैं अगर कुछ बात बोलूँ तो मेरे चेहरे पे सपोर्ट नहीं करेगा। मजदूर देखता हूँ ना मैं, तो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैंने जो कहा है वही चीजें हुआ है। मैं आपको कहता हूँ ये लड़ाई बिहार बदलाव की है, ये लड़ाई उन सारे प्रोपेगेंडा, ये सारे फॉल्स नैरेटिव सेट करने वालों के खिलाफ है। जो कमिटमेंट का वैल्यू राजनीति में खत्म हो गया, उस कमिटमेंट को वापस लाने की बात है। तेजस्वी जी के विजन में आज के डेट में किसी को कोई डाउट नहीं है। आप भलो उसको नमा फेल जिस तरह से पप्पू करके फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया ना, को नए बिहार की जरूरत है। और उस बिहार में मुझे लग रहा है, जब मैं सहरसा गया हूँ और मैं पूरा बिहार घूमा हूँ, एक लहर है बदलाव की। अब चाहे जितना मीडिया चिल्लाते रहे, जितना जो सेफोलॉजिस्ट है ना वो जो भी डेटा देते रहे, टीवी के अंदर गला फाड़ते रहे, वी आर कमिंग। तेजस्वी इज गोइंग टू बिकम द सीएम एंड द कमिटमेंट या जो भी प्रोमिसेस तेजस्वी यादव जी ने किया है, ईच एंड एवरीथिंग किया जाएगा। जो आपका मेन मुद्दा है कि आपको आरक्षण मिले, आप जब आईपी गुप्ता वहां शेड्यूल कास्ट में जाएंगे, हाँ मैं बता रहा हूँ, कैसे सरकार आप Yes, प्रदेश सरकार में रह के कर पाएंगे? यही मैं कह रहा हूँ। ये भी एक नैरेटिव है ना, हम ही दे सकते हैं तो देता काहे भाई? अब क्या चाहिए? अब आपसे मैं एक सवाल भी पूछ लेता हूँ। ये डिमांड सिर्फ आपके ही पान समाज या फिर ताती तत्वा की नहीं है। अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो निषाद है वो भी मांग रहे हैं, यहाँ के भी जो मल्लाह निषाद है वो भी मांग रहे हैं, लेकिन किसी को ये अभी तक मिला नहीं है। आप किस आधार पर? मांगने से मिलता है, मांगने करने का, लड़ने की बात वो भी लड़ते हैं। मांगने से मिलता है। हम लोग तो छीन रहे हैं, यहां तक पहुंचे छीनिए के दुनिया क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है। हिमालय के एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश किया, चढ़ा 21 आदमी। तो सरकार जो चढ़ाव का नमक कोई ने जाना है वो तेनसिंह शेरपा। 56 बार आइंस्टीन फेल किया, एक बार तो बनाइए लिया। तो आपका ये कॉन्फिडेंस है? विश्वास है अपने लोगों के, हमें अपने संघर्ष पे विश्वास है, अपने लोगों की तरह। और मैं कॉन्वेंशनल कर भी नहीं करता ना कोई चीज, बिना रिसोर्स के सारी चीजें कर रहा हूं आज के डेट में, सिंपली बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ आवर स्ट्रगल एंड स्ट्रगल ऑफ माई पीपल। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए आईपी गुप्ता साहब, और हमारे साथ थे आईपी गुप्ता। आप नया नाम सुन रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में कहते हैं भूचाल लाने वाला है। देखते हैं कुछ हफ्तों के बाद रिजल्ट आएगा और आईपी गुप्ता के स्ट्रगल को, क्या उसमें उनका ये स्ट्रगल परिलक्षित होता है या नहीं। हो ना हो, लेकिन इनके कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी।
देखना है कि जिस समाज के लिए निकले हैं कहां तक अपने इश्यूज को लेकर पहुंचते हैं। बहुत धन्यवाद आपका।